कहानी की शुरुआत में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो किसी से डरकर भाग रहा था। वो जिस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था उसी से बचकर भाग रहा था। क्यों, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, सिक्योरिटी गार्ड सबवे स्टेशन के थ्रू भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ सारे के सारे दरवाजे बंद थे। वो भागते भागते एक रूम में एंटर कर जाता है जहाँ से वो निकल नहीं पाता, और तभी सभी लॉकर्स खुलने लगते हैं और सिक्योरिटी गार्ड मिरर को देख कर डरने लगता है। इसके बाद वो मिरर के पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। तभी ये मिरर क्रैक होने लगता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। ये देख कर ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत बुरी तरह से डर जाता है। तभी मिरर के अंदर वाला सिक्योरिटी गार्ड उसी मिरर के टुकड़े से अपनी गर्दन को काटने लगता है, और जैसे ही वो अपनी गर्दन को काटता है तो रियल वर्ल्ड का सिक्योरिटी गार्ड भी ऐसा ही करता है और वो मारा जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेन, जो कि एक सस्पेंडेड पुलिस डिटेक्टिव था। उस पर अपने डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाने का इल्जाम था, इसीलिए अब वो अपनी सिस्टर एंजेला के घर पर रहता था। एक दिन बेन मेफ्लावर लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर में जाता है, जहाँ पर वो मिस्टर लोरेंजो से मिलता है, क्योंकि उसे एक जॉब की अर्जेंट जरूरत थी। अब इस डिपार्टमेंट स्टोर की अपनी एक कहानी थी कि ये कुछ सालों पहले आग में झुलस गई थी, जिसमें बहुत लोगों की जान भी चली गई थी, और अब ये बिल्डिंग एक खंडहर में बदल चुकी है। अब जब बेन यहाँ के मिरर्स के बारे में पूछता है तो लोरेंजो बताता है कि तुमसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड था वो यहाँ का और यहाँ के मिरर्स का बहुत खास ध्यान रखता था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बेन अपनी वाइफ के घर जाता है ताकि वो अपने बच्चों से मिल सके, और जब एमी उसकी वाइफ घर वापस आती है तो वो बेन को देखकर जरा भी खुश नहीं होती, बल्कि वो बेन को घर से जाने के लिए बोलती है। अब ये दोनों अलग अलग रहा करते थे, इसीलिए कभी कभार बेन अपने बच्चों से मिलने के लिए यहाँ पर आता था, और वो एमी को भी मनाने की कोशिश करता है, पर एमी बेन की एक नहीं सुनती, जिससे बेन को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एग्रेसिव था और वो कुछ दवाइयाँ भी ले रहा था। खैर, जब बेन नाइट शिफ्ट में मेफ्लावर डिपार्टमेंट स्टोर में ड्यूटी के लिए जाता है तो वो मिरर में किसी के हाथों के निशान देखता है। जब वो उन निशानों को साफ करने की कोशिश करता है तो वो निशान साफ नहीं होते, और जैसे ही वो अपनी नजर घुमाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे हाथों के निशान थे। इसके बाद मिरर में बेन के पीछे का दरवाजा खुलता है, लेकिन रियल में वो दरवाजा बंद था। अब बेन को लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। अगले दिन बेन फिर से ड्यूटी के लिए आता है तो वो फिर से वही हाथों को नोटिस करता है। उसे इस बार लगता है कि ये शायद उसी के हाथों के निशान है। जैसे ही बेन मिरर पर अपना हाथ रखता है तो मिरर टूटने लगता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। लेकिन तभी अचानक बहुत से लोग मिरर के अंदर उसे जलते हुए नजर आते हैं, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अब वहीं आग की लपटें बेन को भी लग जाती हैं, जिससे वो जलने लगता है, तड़पने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो बिल्कुल ठीक है। वो ये सारी चीजें हेलुसिनेट कर रहा है। तभी उसकी नजर एक वॉलेट पर पड़ती है। उसे इस वॉलेट से पता चलता है कि ये वॉलेट गैरी का है, यानी कि ये वही आदमी है जो यहाँ का पहला सिक्योरिटी गार्ड था। उसे वॉलेट में एक नाम मिलता है, ऐसे कर। अब इसके बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इसीलिए बेन आवाजों का पीछा करते हुए बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने लगता है। वो आवाज का पीछा करते करते एक रूम में पहुंच जाता है। फिर तभी उसे एक हाथ नजर आता है, लेकिन वो हाथ सिर्फ मिरर में नजर आ रहा था। अब बेन को लगने लगता है कि वो यहाँ की स्ट्रेंज चीजें जो उसके साथ हो रही हैं वो उन्हें सिर्फ मिरर की मदद से ही देख सकता है। इसीलिए वो उसी मिरर को उठाता है और उस हाथ वाली औरत को देखने की कोशिश करता है। इसके बाद उसे वो औरत दिख जाती जो कि जली हुई थी। अब जो ये सारी की सारी अजीब चीजें उसके साथ हो रही थी वो ही उसकी फैमिली के साथ भी होने वाली थी, क्योंकि अब बेन के बेटे माइकल को भी मिरर में वो चीजें दिखने लग गई थी जो बेन को नजर आ रही थी, और वो ये बात अपनी माँ को भी बताता है, लेकिन एमी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उसे सोने के लिए कहती है। अगले दिन बेन को एक पार्सल मिलता है जो कि गैरी ने ही भेजा था। अब पार्सल पर सेंडर का नाम देखकर बेन तुरंत पैकेज खोलता है और उसे पता चलता है कि इसमें ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर कटआउट्स हैं जिसमें मेफ्लावर में आग लगने की घटना को छापा गया था। इसके बाद बेन लोरेंजो से गैरी यानी प्रीवियस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछता है, तो लोरेंजो बताता है कि गैरी कुछ दिनों पहले ही मर चुका है। ये जानकर बेन शॉक हो जाता है और हॉस्पिटल जाता है, जहां वो अपनी डॉक्टर वाइफ एमी से गैरी की बॉडी देखने के लिए कहता है। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एमी नहीं मानती। अब बेन बहुत गुस्सा करने लगता है तो एमी बॉडी दिखाने के लिए मान जाती है, और यहाँ रिफ्लेक्शन में बेन को गैरी की बॉडी डरा देती है। इसी रात हम एंजेला को उसके घर पर देखते हैं। वो वॉशरूम में होती है, और जैसे ही वो नहाने के लिए जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन मिरर में ही रुक जाता है और एंजेला नहाने के लिए चली जाती है। इधर मिरर वाली एंजेला खुद ही अपना मुंह फाड़ने लगती है, और जैसे जैसे वो अपने आप को चोट पहुंचाती है ठीक वैसे ही रियल वर्ल्ड की एंजेला का मुंह फटने लगता है और वो मारी जाती है। अगले दिन जब बेन घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बहन एंजेला अब मारी जा चुकी है, और वो समझ जाता है कि उसकी मौत की वजह वो मिरर्स है। इसीलिए वो वापस बिल्डिंग में आता है और उस मिरर पर बुलेट से शूट करने लगता है, लेकिन ये मिरर्स खुद ही अपने आप को वापस ठीक कर लेते हैं। इसके बाद बेन रोने
लगता है और मिरर के सामने क्वेश्चन करता है कि तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। इसके बाद मिरर में अपने आप ही स्क्रैचेस आने लगते हैं और कुछ वर्ड्स बाहर आते हैं और उन पर लिखा था ऐसे कर। ये वही नाम था जो गैरी के वॉलेट में भी मिला था। इसका मतलब था कि ऐसे कर ही वो शख्स है जिसकी वजह से मिरर्स ने गैरी को मारा था। इसके बारे में बेन अपने एक डिटेक्टिव साथी से भी पूछता है, लेकिन उसे भी ऐसे कर नाम के किसी भी आदमी या औरत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद वो टेरेंस बैरी के बारे में पूछने लगता है। इसके बारे में बेन को उन कटिंग से पता चला था जो गैरी के पार्सल में थी। इससे बेन को पता चलता है कि टेरी ने ही मेफ्लावर डिपार्टमेंट स्टोर में आग लगाई थी और उसने ही अपनी फैमिली को भी मार डाला था। अब इसके बाद बेन उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर टेरेंस को रखा गया था। वो डॉक्टर बेन को टेरेंस की एक फुटेज दिखाता है जिसमें वो खुद कबूल करता है कि उसने डिपार्टमेंट स्टोर में आग क्यों लगाई थी, क्योंकि वो उन मिरर्स को तबाह करना चाहता था और उन मिरर्स ने ही उसकी फैमिली को भी मारा था, क्योंकि वो ऐसे कर को ढूंढ नहीं पाया था। ये सब देखकर बेन समझ जाता है कि अगर उसने भी ऐसे कर को नहीं ढूंढा तो वो और उसकी फैमिली भी खतरे में आ जाएगी और मिरर्स उन्हें भी मार डालेंगे। इसके बाद बेन एमी को मिरर के बारे में बताने लगता है और कहता है कि इन मिरर्स ने ही एंजेला की जान ली थी। एमी बेन को यकीन नहीं करती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद बेन फिर से मेफ्लावर डिपार्टमेंट स्टोर आता है और बेसमेंट एक्सप्लोर करने लगता है। उसे पता चलता है कि जगह का नाम सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल हुआ करता था और ये एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल था। उसे यहाँ एक दीवार से पानी निकलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो उस दीवार को तोड़ देता है और अंदर जाने पर पता चलता है कि यहाँ पर एक टॉर्चर रूम है जहाँ पर पेशेंट्स को टॉर्चर किया जाता था और चारों तरफ मिरर्स और बीच में एक चेयर पड़ी थी। अब एक बार फिर से बेन अपने डिटेक्टिव फ्रेंड को कॉल करता है और सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल और ऐसे का नाम के उस शख्स का कनेक्शन पता लगाने के लिए कहता है। अब किसी तरह बेन का दोस्त उसे वो सारी फाइल लाकर दे देता है जिससे उसकी जरूरत थी। इससे बेन को पता चलता है कि डिपार्टमेंट स्टोर कभी हॉस्पिटल एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल हुआ करता था। बेन का दोस्त ये भी बताता है कि इस हॉस्पिटल में एना एसेकर नाम की एक लड़की थी और उसका इलाज डॉक्टर केन कर रही थी और एना को सिजोफ्रेनिया था। सिजोफ्रेनिया मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर जो सीधा सोच, फीलिंग्स और बिहेवियर पर असर डालता है। इसके बाद वो ये भी बताता है कि एक दिन हॉस्पिटल में सभी पेशेंट्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और वो एक दूसरे को मारने लगे। इसमें एना एसेकर, डॉक्टर केन और बाकी सभी पेशेंट्स मारे गए थे, जिसके बाद ही हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया और उसके ऊपर बना एक डिपार्टमेंट स्टोर मेफ्लावर। लेकिन बाद में उसमें भी आग लगा दी गई और पूरी बिल्डिंग खाक हो गई। अब इसके बाद बेन वापस घर आता है और फिर से उन्हीं तस्वीरों को गौर से देखने लगता है जो उसे उसके फ्रेंड्स ने दी थी। इससे बेन को पता चलता है कि जिस दिन सभी पेशेंट्स एक दूसरे को मार रहे थे तो उससे 2 दिन पहले ही एना को डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब यहाँ बेन को एना का एड्रेस भी मिल जाता है, जिसके बाद वो वहाँ जाने की सोचता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बेन का बेटा माइकल मिरर के सामने बैठा है और अपने रिफ्लेक्शन से बातें कर रहा है। ये देखकर एमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो माइकल को अपने पास बुलाती है, लेकिन माइकल का रिफ्लेक्शन अपनी जगह बैठा था और ये देखकर एमी शॉक हो जाती है। इसके बाद वो बेन को ये सारी बात बताती है। ये सुनकर बेन तुरंत एमी के घर आता है और सभी के सभी मिरर्स पर पेंट करने लगता है और सभी की सभी खिड़कियों पर पेपर भी लगा देता है ताकि ये रिफ्लेक्शन से बचे रहे। इसके बाद बेन ऐसे करके एड्रेस पर निकल जाता है जहाँ उसे एना की फैमिली मेंबर से पता चलता है कि एना बचपन से ही बहुत वायलेंट, अनकंट्रोलेबल और सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी। इसके बाद उसे सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल में डॉक्टर केन के हवाले कर दिया गया, जो मानती थी कि एना एक रेयर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रही है। अब इसके बाद बेन को पता चलता है कि एना जब ठीक हो गई थी तो वो वापस घर आ गई थी, लेकिन उसके आने के बाद ही घर के मिरर्स में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज होने लगी। इसके बाद उसे एक कमरे में बंद करके रखा जाने लगा और जब सिचुएशन हाथ से निकल गई तो उन्होंने एना को सेंट ऑगस्टिन मोनेस्ट्री भेज दिया जहाँ एक भी मिरर नहीं था। अब इसके बाद बेन सेंट ऑगस्टिन मोनेस्ट्री जाता है और फाइनली यहाँ पर उसे एना एसेकर मिल जाती है और वो एना से कहता है कि मेरी फैमिली मुसीबत में है तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अब इस पर एना कहती है कि जब मुझ पर सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट्स हुए तो जो मेरे अंदर का डीमन था वो वहाँ के मिरर्स में कैद हो गया, इसीलिए अगर मैं वहाँ वापस गई तो वो डीमन मुझ पर वापस से अटैक करने की कोशिश करेंगे। इस पर बेन अपनी फैमिली की एक फोटो दिखाता है और कहता है कि प्लीज तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। बेन उससे काफी विनती करता है पर एना उसकी मदद करने से साफ मना कर देती है। अब बेन के पास कोई चारा नहीं था और वो अपनी फैमिली को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो एना के सर पर गन रखता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। इधर एमी और दोनों बच्चे सो रहे होते हैं, तभी मिरर वर्ल्ड वाला माइकल दरवाजे को खोल देता है। इसके बाद एमी रियलाइज करती है कि माइकल यहाँ से गायब है। एमी माइकल को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे माइकल कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद वो देखती है कि घर में हर तरफ पानी फैला हुआ है। इसके साथ ही मिरर्स के ऊपर से किसी ने पेंट भी हटा दिया था। इसके बाद एमी वॉशरूम में जाती है जहाँ उसे माइकल की रिफ्लेक्शन बाथ टब में खींच लेती है और उसे डुबोकर मारने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ डेजी उसे मिरर में अपनी मॉम की रिफ्लेक्शन नजर आती है, लेकिन असल में उसके पीछे कोई भी नहीं था। अब यहाँ
यहाँ पर वो एक सीजर उठाती है और डेजी को मारने ही वाली होती है। इधर एमी किसी तरह बाथ टब के पानी को निकाल देती है और माइकल की रिफ्लेक्शन से पीछे छुड़ाकर अपनी बेटी डेजी के पास आती है और वो देखती है कि उसकी रिफ्लेक्शन डेजी को मारने वाली है। अब इससे पहले कि एमी का रिफ्लेक्शन डेजी को मार पाता, इससे पहले ही एमी उसे बचा लेती है। अब इसके बाद एमी माइकल को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि माइकल मिरर्स की पेंट को हटा रहा है और तभी अचानक से वो वैनिश हो जाता है। जब एमी पास जाकर देखती है तो उसे फ्लोर पर यानी कि पानी की रिफ्लेक्शन में माइकल नजर आता है। इसके बाद माइकल मिरर वर्ल्ड यानी कि रिफ्लेक्शन वर्ल्ड से ही एमी के गाल पर चाकू मार देता है। दूसरी तरफ बेन एना को लेकर मेफ्लावर डिपार्टमेंट स्टोर के बेसमेंट में जाता है, वहीं जहाँ पर पेशेंट को रखकर टॉर्चर किया जाता था। अब जैसे ही बेन एना को चेयर से बांधता है तो मिरर में कैद सारे के सारे डिमंस बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं और इसके बाद बेन यहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एमी माइकल को पूरे घर में फिर से ढूंढने लगती है और तभी उसे माइकल नजर आता है जो पानी में अपनी ही रिफ्लेक्शन के साथ खेल रहा था। और जैसे ही एमी उसके पास आती है तो रिफ्लेक्शन वाला माइकल रियल वर्ल्ड के माइकल को पानी के अंदर खींच लेता है। इधर एना के ऊपर जब वो मिरर वर्ल्ड वाला डीमन वापस से परचेस कर लेता है तो बिल्डिंग के सारे मिरर्स अपने आप ही टूटने लगते हैं। एक एक करके मेफ्लावर डिपार्टमेंट के सारे मिरर्स टूट जाते हैं। इधर माइकल भी रिफ्लेक्शन वर्ल्ड से बाहर आ जाता है क्योंकि सारे के सारे मिरर्स टूट चुके थे। दूसरी तरफ एना अब पजेस थी और बहुत भयानक बन गई थी। वो बैन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है। बैन भी उसको शूट करके मारने की कोशिश करता है लेकिन गोली उसे छू भी नहीं पाती और एना बैन को इधर से उधर और उधर से इधर उठाकर फेंकने लगती है। मौका पाकर बैन एना को पाइप में मारता है जिससे गैस लीक होने लगती है और कुछ दूर जाकर बैन गोली चला देता है, जिसके बाद यहाँ एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में एना झुलसने लगती है। लेकिन एना फिर से बैन पर अटैक कर देती है। अब क्योंकि बिल्डिंग कमजोर हो गई थी और टूटने लगी थी इसीलिए बैन एना को दूर फेंकता है, जिसके बाद एना यहाँ के डेब्रिस में दब जाती है। इसके बाद किसी तरह बैन बेसमेंट से निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ पाइप्स और डेब्रिस गिर जाता है इसीलिए वो दब जाता है। अगली सुबह बैन किसी तरह यहाँ से बाहर निकलता है और देखता है कि बिल्डिंग के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी है और लोरेंजो भी खड़ा था। पर अजीब बात ये थी कि लोरेंजो के नेम टैग पर उसका नाम उल्टा नजर आ रहा था, बिल्कुल किसी रिफ्लेक्शन की तरह। और इसके बाद वो रियलाइज करता है कि अब वो मर चुका है और उसकी आत्मा मिरर वर्ल्ड में फंस गई है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।